गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम चलते हैं। आज हम लेफ़्ट विंग पढ़ेंगे, उसके बाद राइट विंग पढ़ेंगे। चलते हैं हम आज की क्लास में। लेफ़्ट विंग को हम सबसे पहले समझते हैं। यह साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता है और राज्य की स्थिर स्थिति परिवर्तन लाने पर बल देता है। यह किसी भी देश में उसकी सामाजिक सांस्कृतिक विरासत की आलोचना नहीं करता, बल्कि उसके स्थान पर नई व्यवस्था के सृजन पर बल देता है। जैसे साम्यवाद जो है वो जहाँ भी जाता है, यह एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। ठीक है, साम्यवाद जो है एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है और ये जहाँ भी जाता है ना, वहाँ जो संस्कृति चल रही होती है, जो भी संस्कृति होती है वहाँ की, या जो भी वहाँ के समाज में परंपराएं होती हैं, उनको वो बदलता नहीं है, लेकिन जो नई व्यवस्था की ज़रूरत है वहाँ उस पर बल देता है। कुल मिला के जो वर्तमान समय की स्थिति जहाँ चल रही होती है और उस स्थिति में जो भी परिवर्तन की ज़रूरत है, साम्यवाद वहाँ पे, कम्युनिस्ट वहाँ पे जाके अपना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थ्रू कुछ नई नीतियाँ बनाने पर बल देता है। नेक्स्ट हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। दक्षिण पंथ, ये है राइट विंग। राइट विंग को हम पढ़ते हैं पहले। यह वर्तमान सांस्कृतिक व्यवस्था या विरासत को बनाए रखना चाहता है। उसमें सुधार आवश्यक हो तो वह आवश्यक सुधारों पर बल देता है, लेकिन तीव्र परिवर्तन या आमूल परिवर्तन पर नहीं। राइट विंग जो किसी भी देश की है, आप इसे ऐसे समझिए, किसी भी देश की राइट विंग किसी भी देश की संस्कृति, जो भी सांस्कृतिक वहाँ की व्यवस्था होती है, जो भी विरासत होती है, उसमें कोई भी सुधार के लिए बल नहीं देता। जैसे भारत में सनातन संस्कृति है, तो राइट विंग उस सनातन संस्कृति के हर एक सही पक्ष का समर्थन करेगा, लेकिन कुछ हर संस्कृति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और राइट विंग जो कमियां बड़ी हैं केवल उन्हीं को परिवर्तित करता है। जैसे हमने परिवर्तन किया था सती प्रथा, बाल विवाह, तो ये यहाँ के कल्चर में कैसे आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन इनका जो अंत करना था, इनको ख़त्म जो करना था, उसका राइट विंग ने समर्थन किया और उसको ख़त्म किया। राइट विंग जहाँ भी दक्षिण पंथ की जो विचारधारा है, वो वहाँ के कल्चर, ठीक है, और वहाँ की लेगेसी, वहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था और विरासत को बनाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि बदलाव हो, लेकिन जो आवश्यक बदलाव हैं वो उन बदलावों को करने में वो नहीं रोकता है। इसीलिए भारत में बहुत सारी कुप्रथाएं थी, जैसे एक सती प्रथा भी थी, बाल विवाह भी था, और भी बहुत सारी प्रथाएं थी, जैसे दहेज प्रथा भी है। तो धीरे धीरे राइट विंग इन चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। राइट विंग इन चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। राइट विंग उस समय की जो सांस्कृतिक व्यवस्था या विरासत होती हैं उनको बनाए रखता है और उनमें कोई भी परिवर्तन के लिए बल नहीं देता है, लेकिन कुछ जो सांस्कृतिक व्यवस्था होती है और जो जल्दी बदल सकती है, जिसमें परिवर्तन की ज़रूरत है, उसको बदलने पर वो रोक नहीं लगाता है। नेक्स्ट चलेंगे हम उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म। ठीक है, कोलोनिज्म पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कोलोनिज्म है क्या? कोलोनिज्म है, इसमें एक कोई समृद्ध राष्ट्र जो दूसरे राष्ट्र के प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय संसाधनों का दोहन करने के लिए उस पर अपनी नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करता है और नियंत्रण स्थापित करने के कारण उपनिवेश करता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई,
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने भारत में आकर, जब वो भारत आई और उसने भारत में आके अपना शासन स्थापित कर लिया, यहाँ की शासन व्यवस्था को बदलाव किया और उसने अपना जो शासन था वो यहाँ पे स्थापित कर लिया। और शासन स्थापित करने के साथ साथ उसने जो अपनी नियंत्रण व्यवस्था थी उसको स्थापित कर दिया, अपने लॉ बनाए, अपने एक्ट बनाए। और जब उसने भारत पर शासन कर लिया तो भारत ब्रिटिश का, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की थी, तो भारत जो था ब्रिटिश का उपनिवेश बन गया। हम चलेंगे नेक्स्ट पे, नवोपनिवेशवाद। नवोपनिवेशवाद से पहले हम उत्तर उपनिवेशवाद को पढ़ लेंगे। उत्तर उपनिवेशवाद क्या है, पोस्ट कोलोनियलिज्म क्या है। पोस्ट कोलोनियलिज्म के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। यह वह स्थिति है जिसमें कोई देश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हो जाता है, किसी भी देश का गुलाम होता है और वह उससे स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन उपनिवेश काल में स्थापित की गई व्यवस्थाएं जैसे कानून, प्रशासनिक ढांचे और सांस्कृतिक विरासत या मान्यताएं बनी रहती हैं। ऐसे देशों में उपनिवेशकों का प्रभाव, शासन और संस्कृति, जैसे ब्रिटिश की कंपनी थी एक ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसने कुछ कानून भी बनाए थे, प्रशासनिक ढांचे भी बनाए और कुछ जो सांस्कृतिक मान्यताएं थी वो भी थोप दी, बना दी। कानून आज भी 1761 का 1861 का प्लस कानून, सॉरी, एजुकेशन 1884 सिस्टम और प्रशासनिक ढांचे, जैसे कि उसने जो आज के टाइम पे IAS की जो पोस्ट है वो पहले ICS पोस्ट होती थी। तो ऐसे उन्होंने कई सारी व्यवस्थाएं बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना के कुछ सांस्कृतिक मान्यताएं भी थोप दी। सांस्कृतिक मान्यताएं ऐसे थोपी कि हम क्रिसमस मनाने लगे, ठीक है। तो ऐसे उपनिवेशकों के प्रभाव में जो शासन और संस्कृति बनी, और जब उपनिवेशक चले गए, वहां से चले गए, तो उनके बाद जो देश बचा, उस देश में जो भी शासन और संस्कृति बची है वो उत्तर उपनिवेशवाद के रूप से जानी जाती है। नेक्स्ट हम चलेंगे, अब आएंगे हम नव उपनिवेशवाद, न्यू कोलोनियलिज्म, ठीक है। यह वह स्थिति है जिसमें कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर आर्थिक और राजनीतिक तरीकों से नियंत्रण बनाए रखता है बिना प्रत्यक्ष राजनीतिक शासन के। यह नियंत्रण व्यापार, सहायता और अन्य आर्थिक निर्भरताओं के माध्यम से होता है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उपनिवेश जैसी स्थिति बन जाती है। रिसेंटली हम उदाहरण देखेंगे, अभी एग्जाम्पल हमने देखेंगे श्रीलंका का, क्योंकि श्रीलंका ने कर्जा ले रखा था। श्रीलंका ने कर्जा ले लिया तो अब कोई भी देश जो उस पर जिसने कब्जा बनाया है वो कैसे देखेगा कि उसने अपने आर्थिक तरीकों से उस पर नियंत्रण बनाए रखा, श्रीलंका पे बनाए रखा। अब उसने प्रत्यक्ष राजनीति तो नहीं की, लेकिन प्रत्यक्ष राजनीति शासन के नियंत्रण जैसे व्यापार पर था और आर्थिक निर्भरताओं पर उसने उस पर पकड़ बना ली। चाइना ने श्रीलंका को बहुत सारा कर्जा दिया और उसको अपना एक तरीके से बंधक बना लिया, और जब चाइना बंधक बन गया उसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंका क्या बन गया, नव उपनिवेशवाद बन गया, न्यू कोलोनियलिज्म बन गया। और चाइना का जो शासन था वो श्रीलंका के ऊपर इनडायरेक्टली था, अप्रत्यक्ष रूप से शासन था, और वही अप्रत्यक्ष रूप यहाँ है, वही अप्रत्यक्ष रूप उपनिवेश जैसी स्थिति बन जाती है। जैसे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन श्रीलंका गुलाम बन गया, और जब श्रीलंका गुलाम बना तो जब अब अप्रत्यक्ष रूप से वो गुलाम है तो चाइना ने कहा कि भाई अब इसमें कुछ, चाइना ने चीन से ही बैठे बैठे वहाँ के नेताओं ने और श्रीलंका में तख्ता पलट करवा दिया, चाइना बदल गया। तो न्यू कोलोनियलिज्म जो अवधारणा है वो श्रीलंका के उदाहरण से बिल्कुल फिक्स बैठती है, बिल्कुल फिक्स बैठती है। और
यह अवधारणा श्रीलंका से समझी जा सकती है कि श्रीलंका ने चीन से कब्जा लिया, चीन से कर्जा लिया, चीन ने श्रीलंका पे कब्जा कर लिया। कैसे? कि उसने आर्थिक उसकी मदद की तो आर्थिक रूप से कब्जा कर लिया भाई। उसने प्रत्यक्ष राजनीति जो वहाँ श्रीलंका में राजनीति चल रही थी, वहाँ की राजनीति में बदलाव किया और व्यापार सहायता जैसी निर्भरताओं के माध्यम से व्यापार भी किया और सहायता भी दी। उसके माध्यम से उसने एक अप्रत्यक्ष रूप से उपनिवेशवाद जैसी स्थिति बना दी, और उपनिवेशवाद जैसी स्थिति बन गई तब श्रीलंका गुलाम हो गया। ऐसा ही एक उदाहरण हम और देख लेंगे। वो एक उदाहरण है हमारे पाकिस्तान का, ठीक है, क्योंकि इसने भी चीन से वो ले रखा है कर्जा, क्योंकि उसमें भी कई बार तख्ता पलट हुआ है ना। तो ऐसी ही स्थिति नवोपनिवेशवाद में बन जाती है जब कोई भी बाहरी देश किसी देश के ऊपर आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से बाहरी और अप्रत्यक्ष रूप से जब उसकी राजनीति को चलाता है, उसके प्रशासन को चलाता है, उसके शासन को चलाता है, उसकी आर्थिक निर्भरता उस देश के ऊपर हो जाती हैं। जैसे पाकिस्तान की भी चीन के ऊपर हो गई थी, श्रीलंका की भी चीन के ऊपर हो गई थी। तो चीन ने क्या किया कि अप्रत्यक्ष रूप से उपनिवेशवाद जैसी स्थिति बना दी, और ऐसी स्थिति बन जाने पर वो देश नव उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। और उस देश पर जो जैसे श्रीलंका पर चीन का कब्जा, पाकिस्तान पर चीन का कब्जा, यही स्थिति को हम नव उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।